मैं लड़का बनकर मेट्रो स्टेशन पर काम करती थी और रात को एक कमरे में सोती थी। वहां पर 5 लड़के मेरे साथ ही सोते थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि मैं एक कुंवारी लड़की हूँ। एक दिन ड्यूटी करते हुए बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो डॉक्टर बोले कि मैं पेट से हूँ। अगली रात जागती रही। जब बारी बारी वे पांचों। मैं सुबह सुबह फुर्ती से काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। आज मुझे काफी देर हो चुकी थी क्योंकि मेरी कुछ दिन से तबीयत कुछ अजीब सी लग रही थी। मुझे अपने आप बहुत कमजोरी और थका थका सा लग रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि लगातार बेआरामी और काम के ज्यादा होने की वजह से हो रहा है। मेरे साथ के बाकी लोग अपने कामों पर जा चुके थे। मैं तेजी से जैसे तैसे नाश्ता करके तैयार होने लगी, मगर इसमें भी मुझे अच्छा खासा वक्त लग गया था क्योंकि मैं तैयार होने में काफी वक्त लेती थी और मुझे अपना पूरा हुलिया बदलना पड़ता था। मर्दाना लिबास पहनकर, खुद को जाहिर तौर पर अच्छा खासा बदलकर जब मैंने शीशे में देखा तो हमेशा की तरह मायूस हो गई, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी मेरे चेहरे की खूबसूरती ऐसी ही थी जो सबका ध्यान मेरे ऊपर ले आई थी। काम पर जाते हुए मैं बहुत से मर्दों की नजरें अपने ऊपर महसूस कर सकती थी। मुझे इस बात पर बहुत अफसोस होता था कि इस दुनिया में खूबसूरत मर्द भी महफूज नहीं हैं, मगर फिर भी मेरे लिए एक लड़की के तौर पर सबके बीच बेपर्दा रहने से बेहतर यही था कि मैं लड़का बनकर बाहर निकलूं। मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचकर अपना काम करने लगी। काम के लिए मुझे अपनी तबीयत खराब महसूस होने लगी और मुझे काम करते करते चक्कर आ गए। जी मचलाने लगा। मैं भागकर बाथरूम में पहुंची तो मुझे उल्टी आने लगी। जो थोड़ा मैंने खाया पिया था वह सब निकल गया। मैं ध्यान से एक तरफ बैठकर सोच रही थी कि कमरे में वापस कैसे जाऊंगी। इस रोज मैंने किसी तरह अपनी ड्यूटी पूरी की और फिर एक रोज की छुट्टी के लिए दरख्वास्त की। छुट्टी बहुत मिन्नत से मिलती थी। छुट्टी लेकर मैं क्वार्टर की बजाय सीधा अपने घर पहुंची थी। किस्मत से जब मैं घर पहुंची तो मेरे बाबा घर पर ही थे और वह मेरी हालत देखकर नाराज होने लगे कि मैं ऐसे भेष बदल कर काम क्यों कर रही हूँ। मगर मेरा सच ज्यादा समय तक छुपा नहीं रहेगा और मैं किसी दिन पकड़ी जाऊंगी। बाबा मुझे ऐसे वक्त के आने से पहले नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे, मगर मेरे पास यही आखिरी ऑप्शन था, इसलिए मैं बाबा को चुपचाप सुनती रही। मुझे अगले दिन वापस काम पर जाना था। मैं बहुत आराम नहीं कर सकती थी, इसलिए रात को खाना खाकर मैंने वापसी की तैयारी बांध ली। मेरे बाबा घर पर ही थे। मुझे लगा कि वह मुझे रोकेंगे, लेकिन वह खामोश रहे और मैं घर से चली गई। अभी मैं रास्ते में ही थी कि फिर से मुझे तबीयत खराब महसूस हुई। क्वार्टर पहुंचने तक मैं निहाल हो चुकी थी। बिस्तर पर गिरते हुए मुझे अपनी हालत पर रोना आ रहा था। मैं ऐसी हालत में गिर गई थी जिसमें ना मैं काम कर सकती थी ना ही आराम कर पा रही थी। मुझे अचानक से ऐसा क्या हो गया था। मेरे क्वार्टर में रहने वाले लड़कों में से एक रोहित नाम का लड़का था जो मेरा अक्सर ख्याल रखता था। जब मैं इस साल वहां पहुंचकर बिस्तर पर गिरी तो रोहित ने मेरा ध्यान रखा और मुझे दवाई लाकर दी, जिसे खाकर मुझे उस वक्त आराम आ गया। लेकिन मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मुझे अक्सर उल्टी लग जाती और चक्कर आते रहते। ऐसे ही एक दिन मेरी तबीयत बुरी तरह से बिगड़ गई और मैं बेहोश होकर गिर गई। मुझे अस्पताल पहुंचाया गया। मैं डॉक्टर के इलाज से होश में आई तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया। तब डॉक्टर को मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और डॉक्टर भी यह सब सुनकर कहने लगे कि अजीब सी बात कही है, और बोले कि तुम्हारी जो हालत है इसे देखकर मुझे तो लगा कि तुम शादीशुदा लड़की हो, मगर तुम कुंवारी लड़की हो, फिर कैसे? मैं डॉक्टर की बात नहीं समझ पा रही थी। तभी मैंने बेचैनी से डॉक्टर की बात दरमियान रोककर सवाल किया कि मेरी इस हालत की वजह क्या है? खाना भी तो मैं अच्छी खुराक लेती हूँ। डॉक्टर ने मेरी सवाल पर जो बात मुझे बताई वह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम सुमन है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरा घराना कोई गरीबी से जुड़ा हुआ नहीं था। हम पहले बेहतर हालात में रहते थे, मगर कुछ वक्त पहले मेरे बाबा को नशे की लत पड़ गई थी। उसकी वजह से वे अपना सारा पैसा नशे में उड़ाने लगे और हमारे घर के हालात बुरे होने लगे। माँ ने मेरे पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर नशे की आदत इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। मैं अपने छोटे भाई बहनों को देखती और खुद को बेबस महसूस करती थी। मैं घर से बाहर जाकर अपने घर वालों के लिए कमाना चाहती थी, मगर बहुत खूबसूरत लड़की थी और मेरा यही हुस्न मेरे कमाने की जरूरत में आड़े आ रहा था।
मैंने घर से बाहर निकलकर काम करने की सोची, मगर मैं नहीं जानती थी कि यह मेरे लिए एक इम्तिहान होगा। मैं अपनी पढ़ाई की वजह से छोटी मोटी नौकरी ढूंढ रही थी, मगर मैं जहाँ भी जाती वहाँ मेरा हुस्न सबका ध्यान अपनी तरफ कर लेता और मुझसे उल्टी सीधी डिमांड की जाती। मैं अपनी इज्जत बचाकर दर दर धक्के खा रही थी, मगर कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहाँ मैं अच्छी सी नौकरी करती। मैं अपने आसपास के लोगों से तंग आ चुकी थी, इसलिए मैंने अपने खानदान का रुख किया। मेरे सिर्फ एक ताऊ थे जो हमारे मुकाबले में बहुत अच्छा खाते पीते थे और उनकी जवान बेटी भी अच्छी नौकरियों पर थी। मैंने ताऊ के घर जाकर जब उन्हें हालात बताई तो उन्होंने हमदर्दी दिखाई और कुछ नोट पकड़ा दिए, और मेरे लिए इतना भी बहुत था। उन पैसों से मैंने खाने का सामान लिया और घर ले गई। मगर कुछ दिन बाद एक रोज अचानक ताऊ अपने बेटे के साथ आ धमके, और जो बात उन्होंने मेरे माँ बाप से कही वह सुनकर मेरे सर पर मानो पूरे घर की छत आ गई थी। मेरे सामने अपने बड़े बेटे के लिए मेरा हाथ मांगा था, साथ ही यह यकीन भी दिलाया था कि उसका बेटा मुझसे शादी के बाद मेरे घर का खर्चा उठाएगा। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि मेरा वह कजिन मुझसे उम्र में दुगना बड़ा था और वह इस किस्म का आदमी था कि उसकी पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी। दोनों बीबियों को वह शादी के कुछ महीने बाद ही बगैर किसी वजह के तलाक दे चुका था। लेकिन मेरे माँ बाप तो इस रिश्ते पर खुश थे, क्योंकि इस वजह से उनके घर में पैसे आने वाले थे। मगर मैंने उनकी खुशी की परवाह किए बगैर साफ साफ इनकार कर दिया। मेरे माँ बाप के तानों के बावजूद मैं अपनी बात पर डटी रही और घर भी इनकार ही पहुंचा दिया गया। मैं दिमागी दबाव में गिर चुकी थी। मेरी माँ मेरी हालत पर प्यार से मुझे समझाने लगी कि यह रिश्ता हम सब के लिए बहुत अच्छा है, इससे मेरा भी फायदा है, क्योंकि मेरा कजिन बहुत अमीर था। अपनी माँ के हर वक्त समझाने और छोटे भाई बहन की गरीबी भरी जिंदगी से तंग आकर मैंने हामी भर ली। मगर मैंने सोच लिया था कि मैं शादी से पहले इस बात की पूरी गारंटी लूंगी कि मेरी कजिन मेरे घर वालों को हर महीना खर्चा हर हाल में देगा। जब मैं यह बात करने ताऊ के घर पहुंची तो मेरा कजिन घर के पिछली तरफ गलियारी में खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। मैंने अपने कजिन के मुंह से अपना नाम सुना तो वहीं पर रुक गई, और जो बातें इस रोज मैंने अपनी कजिन की सुनी वह सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा वजूद सुन रह गया। मैं बिना कुछ बोले घर से भाग गई और अपने माँ बाप से लड़ते हुए मैंने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मेरा कजन मेरा सौदा तय कर रहा था। वह बोल रहा था कि उसकी पहली 2 बीबियां अच्छे घर की थी, तभी उसका साथ देने को तैयार नहीं थी। मगर इसके चाचा की बेटी सुमन वह इतनी मजबूर है कि हर महीने चंद रुपए देकर उसका मुंह बंद रखेगा और अपना कारोबार तरक्की की तरफ ले जाने के लिए बहुत आराम से मुझे कारोबारी लोगों के सामने पेश कर सकेगा। मैंने अपने माँ बाप को यह बात बताई तो मेरे माँ बाप उल्टा मुझे अपनी मिसाल देने लगे कि इतने इज्जतदार आदमी का क्या फायदा जो नशा करके अपना शौक पूरा करता रहे और उसके बच्चे भूखे मर जाएं। मेरे माँ बाप की नज़र में यह काम बुरा नहीं था, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं थी। इन सब से तंग आकर मैंने अपना सामान बांधा और घर से निकल गई। मैंने अपना हुलिया बदलकर खुद को लड़के में ढाल दिया। मेरी किस्मत ने इस बार मेरा साथ दिया और मुझे दिल्ली मेट्रो में नौकरी मिल गई। मैंने वहीं किसी क्वार्टर में रहने का इंतजाम कर लिया। इस क्वार्टर में मेरे साथ 5 लोग और भी रहते थे, जिनमें से कुछ नौकरी करते थे और कुछ पढ़ाई करते थे। मेरे लिए 5 लड़कों के बीच रहना बहुत मुश्किल काम था। मैंने अपनी पहचान सबसे छुपाई हुई थी और कोई नहीं जानता था कि मैं कुंवारी लड़की हूँ। शुरू में मुझे हर वक्त यही डर सताता था कि मैं पकड़ी जाऊंगी और मेरी असलियत पता चलने पर मुझे यहाँ से धक्के देकर निकाल दिया जाएगा। वहाँ मुझे मेट्रो स्टेशन पर भी नौकरी करते हुए यही फिक्र सताती रहती थी कि मेरी चेहरे की नजाकत और लड़कियों वाले अंदाज सबको हैरान करते थे। इस वजह से मुझे अक्सर किन्नर लड़की समझ लिया था और साथ काम करने वाले मर्द भी आते जाते बहाने से मेरा हाथ पकड़ते या मेरे पास खड़े हो जाते। मैं खुद को लड़का जाहिर करके भी इन सबसे अच्छा महसूस नहीं कर रही थी और खुद को बचाने के लिए हर बार काम का बहाना करके वहां से चली जाती थी। मगर मैं जानती थी कि ऐसा ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला था। एक रोज़ मेरा सच सामने आ ही जाता कि मैं एक लड़की थी। वह लड़कियों के ऐसे बहुत से मसले होते हैं जिनसे चाहकर भी पीछा नहीं छोड़ पाती। मुझे बहुत संभाल कर कदम उठाना पड़ता था। क्वार्टर में मुझे ज़्यादा मुश्किलें पेश नहीं आ रही थी।
क्योंकि मेरे साथ रहने वाले 5 लड़के बहुत बिजी रहते थे और अपने काम से काम रखते थे। वे सुबह सुबह नाश्ता किए बगैर निकल जाते और रात को बाहर से खा पी कर ही लौटते थे और आते ही सो जाते थे। उनमें से एक लड़का रोहित, जो पहले रोज से मेरे साथ बहुत दोस्ताना रवैया रखे हुए था, वह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और कानपुर शहर से ताल्लुक रखता था। वह खाते पीते घर का लड़का था। उसकी 3 बड़ी बहनें थी जो शादीशुदा थी और वह इकलौता भाई था। उसके खाने पीने और पहनने को देखकर मुझे बहुत हैरत हो रही थी, क्योंकि वह किसी भी अच्छे हॉस्टल में रह सकता था, मगर उसने इतने लोगों के साथ एक क्वार्टर में रहने का क्यों सोचा। उसका कहना था कि वह आज़ाद रहना पसंद करता है और उसकी नज़र में यहाँ रहना उसकी आज़ादी थी। मेरे घर वाले मुझसे बहुत नाराज़ थे, क्योंकि मेरे सामने उन्हें पूरे खानदान के सामने बुरा भला कहकर हमेशा के लिए उनसे रिश्ता ख़त्म कर लिया गया। मोहल्ले भर में यही महसूस हो चुका था कि मैं किसी आशिक के साथ घर से भाग चुकी हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि मुश्किल वक्त में उनमें से किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। मेरे घर वाले अगर पूछते तो मैं उन्हें झूठा कह देती कि मैं बस होस्टेस की नौकरी कर रही हूँ। मेरी माँ ने मेरा यकीन कर लिया था, मगर मेरे पापा मुझ पर शक करते रहे, इसलिए हर महीने खामोशी से घर जाती और घर वालों को उनका ज़रूरत का सामान देखकर मैं वापस लौट आती, जिससे मेरी माँ की नाराज़गी धीरे धीरे दूर होने लगी और वह मेरे घर जाने पर मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर मेरा इंतज़ार करती थी और अपने ही इलाके से मेरे लिए दूध की बोतल खरीदकर मुझे हर बार साथ देती, ताकि मैं अपना और अपनी खुराक का भी ख्याल रखूं। मुझे लगता था कि कम से कम अब तो कोई मसला बाकी नहीं रहा, सब खुश रहने लगे हैं। मगर मेरी यही सोच जल्द ही ख़त्म होने वाली थी। जब एक बार मैं हमेशा की तरह तनख्वाह लेकर घर पहुंची तो घर की हालत देखकर हैरान ज़्यादा हो गई। मेरे बाबा ने घर में बहुत शोर मचाया हुआ था और चीज़ें उठा उठा कर फेंक रहे थे और सब पर चीख रहे थे। मैं सामने गई तो मुझे देखते ही मारने पर टूट गए। मेरी माँ मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं घबरा गई कि न जाने बाबा को क्या हो गया था। बाबा के गुस्से भरे जवाब में मुझे पता चला कि उन्हें पता चल गया है कि मैं लड़का बनकर मेट्रो स्टेशन पर नौकरी कर रही हूँ। मैं हैरान थी कि बाबा को यह बात किसने बताई, क्योंकि बाबा का कभी दिल्ली शहर जाना नहीं हुआ था। मेरे बाबा ने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मैं नौकरी छोड़कर ताऊ के घर जाऊं और उनसे माफ़ी मांग लूं, लेकिन मैं इस बात पर अभी भी राजी नहीं थी। मेरे पापा मुझे डरा धमका रहे थे कि वह मेट्रो स्टेशन पर जाकर मेरी असलियत सबको बता देंगे। मैं एक रात के लिए घर पर रुकी और अगले ही रोज़ वापस आ गई, क्योंकि मेरे बाबा का चीखना चिल्लाना मुझे परेशान कर रहा था। मेरी माँ ने मुझे खाना बनाकर दिया और दूध की बोतल पकड़ा दी। इस रोज़ मैं वापस आते हुए सारे रास्ते रोती रही, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी माँ मेरे बाप की हरकतों का एहसास कम करने की कोशिश करती है। मैं इतनी बेरहम दिल कैसे हो गई कि अब सोच लिया था कि दोबारा कभी घर नहीं जाऊंगी, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। इस बार मेरी तबीयत खराब होने पर मुझे घर जाना पड़ा, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी खराब होने लगी कि मैं होश और हवास में बेगान होटल या किसी क्वार्टर में नहीं सो सकती थी। मुझे डर था कि मेरी लापरवाही से मेरी असलियत मेरे साथ रहने वाले सब लड़कों पर खुल जाती। घर जाकर आराम करने से मुझे काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा था, मगर वापस लौटकर भी मेरी हालत पहले से ज़्यादा बिगड़ गई। और जब मैं बेहोश होकर डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने जो वजह बताई वह तो मेरे लिए कयामत की तरह साबित हुई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे कुछ अर्जे से स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, ऐसा जहर जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही हूँ, और अब मेरे शरीर में जहर की तादाद बढ़ जाने की वजह से इसके लक्षण जाहिर होने लगे हैं। डॉक्टर को लगा कि मैं शादीशुदा हूँ और यकीनन मेरे ससुराल में कोई मेरे साथ दुश्मनी निभा रहा है, मगर मैं एक कुंवारी लड़की थी। यह सुनकर डॉक्टर हैरान हो गया कि मुझे जहर कौन दे सकता है और क्यों, जबकि मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। डॉक्टर ने मुझे सावधान रहने को कहा। उन्होंने कहा कि अभी जहर इतना नहीं फैला है कि मैं संभाल न सकूं। अभी मेरे पास वक्त था और अगर मैं सावधानी बरतूं तो मैं ठीक हो सकती हूँ, मगर मैं यह भी नहीं जानती थी कि मुझे जहर कैसे और कौन दे रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कुछ दिन के लिए काम से छुट्टी ले ली और घर जाने के बजाय वही क्वार्टर में रहने लगी। रोहित नाम की लड़के ने जब मुझसे मेरी तबीयत का पूछा तो मैं इतनी घबरा गई कि उसे अपनी बीमारी की वजह बताकर उसी से मदद मांग ली।
फिर उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं रोज जो खाना पीना करती हूँ उन चीज़ों का लेबोरेटरी में टेस्ट करवाना शुरू कर दूँ, ताकि मुझे खबर तो हो कि मुझे किस चीज़ में जहर दिया जा रहा है। फिर मैंने हर चीज़ का टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह जहर दूध में शामिल था जो हर बार मैं घर से लाती थी। मैं अंदर से टूट गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी माँ मुझे जहर दे रही है। अगली रोज मैंने घर जाते ही अपनी माँ से झगड़ा किया कि मैं अपनी ख्वाहिशों को तबाकर उन सब के लिए कमा रही थी। ऐसे में मेरी माँ की हरकतें मुझे सदमे से पागल कर गई थी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ हैरान होकर मुझे देखने लगी और उन्होंने अपने सर की कसम खाकर रोते हुए सच्चाई बयां की। उन्होंने मुझे जहर नहीं दिया। फिर मुझे ख्याल आया कि मेरी सीधी सादी घर में रहने वाली माँ यह जहर कहाँ से हासिल कर सकती थी। मगर आखिर कौन था जो मुझे यह जहर दे रहा था? मैं परेशान बैठी हुई सोच रही थी। तभी मैंने अपने छोटे भाई बहनों से सवाल किया तो मेरे सबसे छोटे भाई ने मुझे जो बात बताई वह मेरा वजूद बेजान कर गई। मेरे छोटे भाई ने कहा कि हर बार जब मेरी माँ दूध मंगवाती थी तो मेरे बाबा इसमें कुछ मिलाते थे। मेरे भाई ने 2-3 बार बाबा को देखा, मगर वह बच्चा था इसलिए नहीं जानता था। मेरा बाबा घर आया तो मैंने मुझसे जहर देने की वजह पूछी तो मेरे बाबा ने बचने की कोशिश की, मगर जब मैंने पुलिस की धमकी दी तो उसने सच उगल दिया। मेरी शादी का इनकार करने के बाद मेरे ताऊ बाबा को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। इसलिए मेरी नौकरी के बारे में भी मेरे बाबा को उन्होंने ही बताया था, और तब भी जब मैं नहीं मानी तो उन्होंने मेरे बाबा को उल्टी सीधी हरकतें करके शर्म दिलाई और उसे जहर दे दिया ताकि मुझ जैसी बेटी पर बंदिश लगा सके। मैं यह सब सुनकर दुखी हो गई। मैंने क्वार्टर में जाकर सामान समेटा और अब बहुत मुश्किल हालात का सामना नहीं करना चाहती थी। रोहित ने मुझे जाते हुए देखा तो मुझसे सवाल किया। मैं उसकी इतनी अच्छी दोस्त थी कि उसे अपनी सारी सच्चाई बता दी। वह यह सब सुनकर मुझ पर दीवाना हो गया और मुझसे शादी की दरख्वास्त की। फिर मैंने रोहित से शादी कर ली और हम दोनों काम करके मेरे घर वालों की मदद करने लगे। धन्यवाद।